हेलो एंड वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। वेलकम टू टुडेज डेली आंसर राइटिंग क्लास। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फेस्टिंगर्स कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ये क्वेश्चन मींस एग्जामिनेशन में एमपीपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है और आज हम इसी को डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। राइट, सो वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन। जल्दी से अपने आप स्लॉट्स बुक करिए एंड गेट द फीडबैक फ्रॉम आवर टीम। आपको अपने नेम, बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं, हॉबी रिलेटेड, अगर आप जॉब में हैं तो आपको क्या आंसर देना है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, दीज आर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चन जिसके लिए हम आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। राइट, सो इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन, तो जल्दी से 9953733830 नंबर पे मैसेज करके अपने स्लॉट बुक कर लीजिए फॉर द कमिंग वीकेंड लाइक 13th एंड 14th ऑफ अप्रैल। चलिए, सो लेट्स सी फेस्टिंगर्स की कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी देखने से पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इज एटीट्यूडनल चेंज। इसको हम जल्दी से समझते हैं। एटीट्यूडनल चेंज, देखिए एटीट्यूड के बारे में एक बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है कि एटीट्यूड्स आर लर्न। जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ आपने चीज़ें सीखी हैं, तो अगर एटीट्यूड्स आर लर्न तो दैट मीन्स इट कैन बी चेंज्ड। राइट, अगर कोई चीज़ सीखी जा सकती है तो उसे बदला भी जा सकता है। तो इस प्री एजम्पशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सो एटीट्यूड्स आर रिलेटिवली परमानेंट, मीनिंग देयर बाय दैट दे आर सब्जेक्ट टू चेंज बट स्लोली ओवर टाइम। मतलब एक बचपन से लेके टीनेज में आप जो एटीट्यूड बिल्डिंग करते हैं उन्हें बदला तो जा सकता है, बट येस इट्स अ लिटिल बिट स्लो प्रोसेस। इट रिक्वायर्स मच लॉजिक, एक्सपीरियंस, कन्विक्शन। साइकोलॉजिस्ट क्लेम दैट एटीट्यूड चेंजेस ऑफ टू टाइप्स। एटीट्यूड चेंज कितनी तरह का हो सकता है, ये एक 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में और आपको लिखना है एटीट्यूड चेंज कॉन्ग्रुएंट चेंज भी हो सकता है और एक इनकॉन्ग्रुएंट चेंज भी हो सकता है। When a favorable attitude becomes more favorable after an incident, it is called as congruent change। मतलब कोई पुराना एटीट्यूड या पॉजिटिव एटीट्यूड या पुराना बिलीफ किसी एक इंसिडेंट के साथ एनरिच हो और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े तो इसको कॉन्ग्रुएंट चेंज बोलते हैं। However, when attitude change is unfavorable, that is a direction of change is opposite of the already held attitude, it is called as इनकॉन्ग्रुएंट चेंज। सो अल्टीमेटली कॉग्निटिव डिसोनेंस की जब सिचुएशन आएगी तो आपका बिलीफ और आपका बिहेवियर मैच नहीं करेगा। सो यू नीड टू इधर चेंज द बिहेवियर और चेंज द बिलीफ, विच विल सी लेटर टुडे। एंड कहीं ना कहीं आप एटीट्यूड में बदलाव लाएंगे, कहीं ना कहीं आपके एक्शंस और बिलीफ मैच नहीं कर रहे होंगे तो वो इनकॉन्ग्रुएंट चेंज का केस बन जाएगा। Two factors are important in attitude change and which is reference groups and group affiliations। मतलब आप जिस ग्रुप से अपने आप को अटैच करते हो या समझते हो या किन लोगों के बीच में रहते हो, ये दोनों चीज़ें आपके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इस तरह से अगर 7 मार्कर क्वेश्चन आ जाए रिगार्डिंग एटीट्यूड चेंज एंड इट्स टाइप तो आप आंसर कर सकते हैं। अगर एक 2 मार्कर क्वेश्चन आ जाए तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं और उसके 2 टाइप लिख सकते हैं, विच इज कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट। राइट, अब इसके बाद एटीट्यूडनल चेंज में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जैसे सबसे पहला हम जो पढ़ते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस स्टेज। राइट, सबसे पहली स्टेज ये डिसोनेंस को ये सेल्फ क्रिएशन होता है और इसको सेल्फ ही करेक्ट करना पड़ता है। अभी एक आपने वर्ड सुना होगा परसुएशन, बहुत इंपॉर्टेंट। परस्यू कर लो, परसुएड कर लो। परसुएशन इज ए प्रोसेस, यानी किसी को मना लो, किसी को इन्फ्लुएंस कर दो। बट ये एक्सटर्नल एंटिटी से हो रहा है। कॉग्निटिव डिसोनेंस इंटरनल ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रहा है और उसे वो रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बहुत एस्पेक्ट्स हैं जो हमको एटीट्यूडनल चेंज में पढ़ने होते हैं। इसमें से परसुएशन तो हम आगे देखेंगे, बट फेस्टिंगर की कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी हम आज देखने वाले हैं। लेट्स discuss the Festinger's cognitive dissonance theory and what are its significance in different social behavior. So first let's understand what is cognitive dissonance because it's a very important concept। बहुत confusion होता है बच्चों को इसमें कि सर exactly ये हो क्या रहा है और इसके types क्या हैं या इसके solutions क्या हैं। Right, let's start। In our everyday life, there are number of occasions when we show incompatible attitudes, beliefs and behaviors। कहने का मतलब पहली क्लास में हमने देखा था कि जो एटीट्यूड होता है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कॉग्निटिव, बीच का इमोशनल जिसको आप अफेक्टिव कंपोनेंट भी बोलते हैं, एंड थर्ड जो होता है वो बिहेवियरल या एक्शन कंपोनेंट होता है। कॉग्निटिव को थिंकिंग भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम इनकम्पैटिबल एटीट्यूड शो करते हैं बिलीव्स और बिहेवियर्स। यानी इनकम्पैटिबल मतलब दिस बिलीफ यहाँ पे है कॉग्निटिव सेक्शन पे कंपार्टमेंट में। सो दिस बिलीफ
एंड बिहेवियर के बीच में कहीं ना कहीं एक देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन एंड इनकम्पैटिबिलिटी, और हमें इसको रिजॉल्व करना होगा। तो पहले तो हम समझेंगे ये आ क्यों रहा है। अगर ये सिंक्रोनाइज होगा तो ह्यूमन बीइंग विल बी एट पीस, राइट। जैसे गांधी जी ने बोला था कि आपके थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस हार्मनी में होने चाहिए। वही बात है कि आपके थॉट्स और एक्शंस हार्मनी में नहीं है तो आप डिसोनेंस की तरफ जा रहे हैं, यानी इनकम्पैटिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस एग्जाम्पल है इसका, एवरीबडी नोज, और एग्जाम में बच्चे से लिखते भी हैं कि मैनी पीपल स्मोक। Smoking is a behavior. Smoke even when they know that smoking can increase the risk of cancer. तो हमें मेंटली पता है कि स्मोकिंग कैंसर की तरफ लेके जाता है, चांसेस ऑफ कैंसर बढ़ते हैं, लंग कैंसर स्पेशली, बट स्टिल हम स्मोक कर रहे हैं, स्टिल पीपल स्मोक। तो इसका मतलब है कि मेंटली हम उसके अगेंस्ट हैं, हमें उसके नुकसान पता है, बट बिहेवियर में हम उसे कर रहे हैं। So we are moving towards that. So that's incompatibility. अगर हमें पता है कि उससे कैंसर होता है, उससे बीमारी होती है, right, it is harmful, तो हमें वो नहीं करना चाहिए, but it is not the case seen. So this incongruity creates a psychological state of discomfort leading to probable modification in one of the attitudes, beliefs or behaviors so that the discomfort is reduced and balance is reinstated. तो अब ह्यूमन बीइंग क्या कोशिश करता है होल लाइफ कि ये जो हमेशा जब भी बिलीफ और बिहेवियर के बीच में एक इनकॉन्ग्रुएंस आएगा, इसको रिजॉल्व करो और इसको कहीं ना कहीं 1-to-1 कॉन्ग्रुएंस में लेके आओ। ठीक है, सो इसको हम कैसे करेंगे, इसे हमें समझना होगा। सो कॉग्निटिव डिसोनेंस को पहले हमको डिफाइन करना है, अभी तो हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। सो कॉग्निटिव डिसोनेंस एज प्रपोज्ड बाय फेस्टिंगर सजेस्ट दैट अ साइकोलॉजिकल फोर्स और एन इनर ड्राइव फंक्शंस टू मेंटेन ऑल आवर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स इन सिंक्रोनाइजेशन एंड अवॉइड्स डिसोनेंस। बिकॉज ये हमारा इनर कॉलिंग और ड्राइव होता है कि हम हमेशा डिसोनेंस को या इनकम्पैटिबिलिटी को अवॉइड करना चाहते हैं, बिकॉज हम एट पीस रहना चाहते हैं। Cognitive dissonance theory assumes that in our daily social life, whenever we notice incoherence among our thoughts, attitudes and actions, an automated response of psychological distress is generated. कहने का मतलब जब भी B2B कंसेप्ट जो पहली क्लास में बताया था, बिलीफ से बिहेवियर के बीच में जब भी इनकॉन्ग्रुएंस होगा तो एक स्ट्रेस या डिस्ट्रेस आएगा, विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर यू। आप हमेशा अंदर से परेशान रहेंगे कि जो मैं एग्जैक्टली बिलीव करता हूँ वो मैं बिहेव नहीं करता हूँ, राइट। कभी कभी आप उसे जस्टिफाई कर लेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल क्रिएट अ डिस्ट्रेस, समटाइम्स इट विल क्रिएट अ गिल्ट। समटाइम्स आपको पता होगा कि मुझ में शायद करेज ही नहीं है इतना कि मैं उसे बिहेवियर में ला पा रहा हूँ, वॉट एवर द स्टेट इज, बट अल्टीमेटली यू विल बी इन डिस्ट्रेस। ऑल्दो आगे देखते हैं, द डिग्री ऑफ डिसोनेंस में वेरी अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ओपिनियंस, एटीट्यूड्स एंड एक्शंस एंड करस्पॉन्डिंग टू द डिग्री ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन बिलीफ एंड बिहेवियर। वी स्ट्रांगली टेंड टू रिजॉल्व द डिसोनेंस एंड फर्दरमोर द ग्रेटर द डिसोनेंस एंड मोर यू विल बी मोटिवेटेड टू रिजॉल्व इट। और जितना ज़्यादा बिलीफ एंड बिहेवियर के बीच इनकॉन्ग्रुएंस बढ़ता चला जाएगा, उतनी ही ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करने लगेंगे एंड फाइनली आप एक खुद से प्रॉमिस करेंगे कि बस अब बहुत हो गया, नाउ ऑनवर्ड्स आई विल चेंज माई सेल्फ, और अब आगे से मैं इस तरह का किसी भी इनकम्पैटिबल एटीट्यूड्स में नहीं फंसने वाला, राइट। सो दैट वाज कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब मैं इसी प्रोसेस को थ्रू फ्लोचार्ट बता रहा हूँ, इसको आप मेंस में कॉपी में ज़रूर बनाइएगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। दिस फ्लो चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी एटीट्यूडनल चेंज या कॉग्निटिव डिसोनेंस या फेस्टिंगर की थ्योरी में क्वेश्चन आए, दिस फ्लो चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ आर्ग्यूड दैट डिसोनेंस इज रिजॉल्व इन एनी ऑफ द 3 बेसिक वेज। इसको रिजॉल्व करने के 3 बेसिक तरीके हैं। जैसे फिर से समझा रहा हूं कि बिलीफ बी से बिहेवियर बी के बीच में क्या है, इनकंसिस्टेंसी, यानी क्रॉस कर देते हैं इसको, इनकंसिस्टेंसी है। तो इस इनकंसिस्टेंसी में जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो इंक्रीज्ड डिसोनेंस से आपको डिस्कंफर्ट होगा, उतनी ज़्यादा आप मोटिवेट हो जाएंगे कि इसको सॉल्व करके रहूँगा, राइट। तो इसके 3 तरीके कौन से हैं? पहला, चेंज द बिलीफ, पहले लेवल पे बिलीफ को ही चेंज कर दो। नेक्स्ट लेवल है चेंज द बिहेवियर, इसको चेंज कर दो सो डैट दोनों कंपैटिबल हो जाएं, या बिलीफ चेंज कर दो या बिहेवियर चेंज कर दो। एंड थर्ड केस इज चेंज द परसेप्शन ऑफ बिहेवियर, जो आप बिहेव करते हो उसके बारे में अपनी थिंकिंग बदल दोगे तो आप कहीं ना कहीं एक कंपैटिबल एटीट्यूड में आ जाओगे और एट पीस आ जाओगे और डिसोनेंस खत्म हो जाएगा।
एंड ये तीनों जो तरीके हैं, 3 बेसिक वेज, ये आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं, रिड्यूस्ड डिसोनेंस की तरफ लेके जा रहे हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, यू कैन यूज इट इन मेंस एग्जामिनेशन. चलिए, सो व्हाट आर दी 3 बेसिक वेज, लेट्स अंडरस्टैंड. चेंज बिलीव्स, देखिए ध्यान से फिर से बता रहा हूं, बिलीफ बेस पे है जिसको कॉग्निटिव पार्ट बोलते हैं. उसके बाद है इमोशनल अफेक्टिव कंपोनेंट है जिसको इमोशनल पार्ट बोलते हैं. इसको आप समझ लीजिए कि थिंकिंग एंड स्पीकिंग एंड एक्शन की तरह डील करता है. और लास्ट में बिहेवियरल पार्ट या इसको एक्शन पार्ट बोलते हैं. अब हम बोल रहे हैं कि इन में इनकॉन्ग्रुएंस है तो या तो इसको बदल दो तो मैच कर जाएगा या इसको बदल दो तो मैच कर जाएगा. पहले और दूसरे केस ये हैं. लेट्स सी. डिसोनेंस बिटवीन एक्शंस एंड बिलीव्स may vary fundamentally be resolved by changing the beliefs. However, changing belief is unlikely if the opinion is deep seated and central to the individual's belief system. सिंपल सी बात मैं आपसे कहूँ कि अगर आपसे कोई नया पर्सन मिलता है, नया कोई स्टूडेंट्स की बात करूं तो कोई नया स्टूडेंट मिलता है, नया नया आया है कॉलेज में या कॉलेज से तैयारी करने, आप किसी को गाइड नहीं करोगे कि यू कैन स्मोक और स्मोकिंग इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज आप फंडामेंटली क्या बिलीव करते आए हो बचपन से कि स्मोकिंग इज़ अ निगेटिव हैबिट, इट इज़ हार्मफुल फॉर द हेल्थ, राइट. तो ये आपका इतना डीप सीटेड है ये बिलीव कि आप इसको चेंज करने की बजाय आप बिहेवियर में चेंज लाना ज़्यादा ईजी समझोगे. अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट वर्ड आ गए, ईजी एंड सिंपल. तो मैं डिफरेंस बता दूं. सिंपल इज ऑल अबाउट द प्रोसेस, इसको सिंप्लीफाई किया जाता है. ईजी इज ऑल अबाउट द एफर्ट. इन दोनों वर्ड्स में ये डिफरेंस है, राइट. आज मैंने आपको ये भी बता दिया. अब बिलीफ में अगर आपने चेंज कर लिया तो ये एक सिंपल तरीका होगा बट ये एक ईजी तरीका नहीं होगा. क्यों? क्योंकि बिलीफ्स जो हैं ओवर द ईयर्स बनते हैं, कई बार डिकेड्स लग जाते हैं बिलीफ जैसे एटीट्यूड डेवलपमेंट में, राइट, कॉग्निटिव लेवल पे. तो उसको आप इजीली नहीं बदल सकते. तो ईजी नहीं है, सिंपल है. कौन सा तरीका? चेंजिंग ऑफ बिलीफ. तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या चूज करेगा? ईजी रास्ता, विच इज नॉट सिंपल. तो चेंज बिहेवियर कैटेगरी में वो आ जाएगा. At many occasions, this dissonance may be resolved by simply changing the behavior in the question. A person who smokes, even after knowing that smoking can cause cancer, may eventually stop smoking and thus reduce the dissonance caused by inconsistency between belief and behavior. कहने का मतलब, एक पर्सन जो स्मोकिंग करता है वो बिहेवियर में चेंज लाना उसके लिए ज़्यादा इजी है, तो वो क्या करेगा? इवेंचुअली स्मोकिंग स्टॉप कर देगा और डिसोनेंस को रिड्यूस करेगा. दिस इज द आइडियल थिंग. भाई आप जो बिलीव करते हैं वैसे बिहेव करिए, आपका खेल खत्म, डिसोनेंस प्रॉब्लम सॉल्व, और रिड्यूस हो गया डिसोनेंस तो यू आर एट पीस. सो दैट इज वन ऑफ द केस फॉर एटीट्यूडनल चेंज. बट this is not at all very practical. This is not what you see in the normal routine normal world. तो कॉमनली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, वी चेंज द परसेप्शन ऑफ बिहेवियर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच वी डू इन डे टू डे लाइफ. हम ये करते हैं कैसे? We can resolve the dissonance with the help of even more complex mode. देखिए, सिंप्लिसिटी की बात करूं तो केस 1 सबसे ज़्यादा सिंपल था, केस 2 उससे कम सिंपल था और केस 3 उससे भी कम सिंपल है, यानी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. तो जैसे जैसे आप बिलीव से बिहेवियर और बिहेवियर से परसेप्शन पे जा रहे हैं, मोड कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है बट आपके लिए वो बहुत ईजी पड़ता जा रहा है. ठीक है. तो एक बार स्टीव जॉब्स ने बोला था सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. सो उन्होंने इसलिए बोला था कि सिंप्लीफाई करके चीज़ों को एग्जीक्यूट करना इज वेरी वेरी टफ एंड सोफिस्टिकेटेड एक्ट, राइट. तो कॉम्प्लेक्स मोड है ये, बाय चेंजिंग द वे वी परसीव अवर एक्शन. सर कैसे? In other words, we may rationalize our actions. A person who smokes even after knowing that smoking can cause cancer may continue to smoke with the reason. क्या reason देगा खुद को? That he smokes to avoid the stress of daily routine and he smokes only with his friends. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस इज वॉट मोस्ट ऑफ द पीपल डू. वो जस्टिफाई करेंगे कि आपको स्ट्रेस होता है और स्मोकिंग करने से स्ट्रेस डाउन जाता है, इसीलिए मैं स्मोक करता हूँ. दूसरी बात, मैं स्मोक किसके साथ करता हूं? ओनली विथ फ्रेंड्स. सो इट्स अ सोशलाइजिंग एक्ट. तो मैं सोशल स्मोकर हूं, राइट. आई एम नॉट बेसिकली मुझे उसकी हैबिट नहीं लगी है, हैबिचुअल स्मोकर नहीं. ठीक है. तो ये जो आपने खुद को समझाया, खुद को जो लॉजिक दिया, इससे आपने खुद का परसेप्शन बदल दिया कि मैंने इसमें गलत क्या किया. टू सर्वाइव इन द सोसाइटी, दिस इज वेरी कॉमन.
सो व्हेन यू गिव दिस परसेप्शन ऑफ बिहेवियर टू योरसेल्फ, आप उस एक्ट को जस्टिफाई करते हो। अब यहां पे देखिए, आपने बिहेवियर चेंज नहीं किया, बिलीव भी चेंज नहीं किया, लेकिन आपने खुद को एक नजरिया बदला, एक परसेप्शन दे दिया उस एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए, वो भी सोशल एंगल से, ना कि इंडिविजुअल एंगल से, और आप उस काम को कंटिन्यू करते रहेंगे। Right? So in other words, people start thinking about their action in a different manner or context so that it no longer appears to be inconsistent. फिर उन्हें वो inconsistent नहीं लगता। अगर आप उनसे पूछोगे क्यों भाई स्मोकिंग सही है गलत, तो बोलेंगे बिल्कुल गलत। अगर आप उनसे बोलोगे बिहेवियर में स्मोकिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो भाई फिर तुम क्यों करते हो? भाई स्ट्रेस होता है इसलिए करता हूँ, और कोई बात नहीं। अदरवाइज तुमने मुझे इधर उधर स्मोकिंग करते नहीं देखा होगा, ओनली विथ फ्रेंड्स and only when I am highly stressed, right? So that's how a person will justify his or her actions. So these are the three basic ways in which cognitive dissonance can be resolved. So this diagram is very very important. I am again revising. Behavior और belief में जब इनकम्पैटिबिलिटी आती है और इनकन्सिस्टेंसी आती है तो डिसोनेंस बढ़ता है। डिसोनेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा, आप उसे रिजॉल्व करने के लिए एफर्ट लगाएंगे। उस एफर्ट लगाने का पहला तरीका है बिलीफ बदलिए, दूसरा तरीका है बिहेवियर बदलिए, तीसरा तरीका है दोनों मत बदलिए, सिर्फ परसेप्शन ऑफ बिहेवियर बदल दीजिए, तो रिड्यूस हो जाएगा डिसोनेंस और आप जो हैबिट कर रहे थे वो कंटिन्यू करते रहेंगे। सो एटीट्यूडनल चेंज कॉन्ग्रुएंट इनकॉन्ग्रुएंट होता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस इनकॉन्ग्रुएंट चेंज में आता है, और कॉग्निटिव डिसोनेंस के आज आपने फेस्टिंगर की पूरी थ्योरी भी समझ ली। So that was my agenda today. Thank you very much. And our mock interviews are going on, classes are going on, 1 year mains batches ज्वाइन करें, सिलेबस खत्म करें, एग्जाम में टॉप करें। थैंक यू वेरी मच।